हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द शाही क्लासरूम चैनल। मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहा था और बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ कंपाउंड कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे एपिमर्स हो गया। ठीक है, हमने देखा कि कैसे कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स के बीच में। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखी थी, एपिमर्स के बारे में देखा था और देखा था कि किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक दो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की शुरुआत करेंगे। अब शुरुआत करेंगे कुछ कंपाउंड्स के साथ, और जिसमें पहला कंपाउंड आएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली हम कुछ ही कंपाउंड्स को उठाएंगे और उन कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर हम डिटेल में उनके बारे में बात करें तो उनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, सिलेबस का भी पार्ट वही है। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, जिनके बारे में हम बात करनी है, और उनको हम देखेंगे कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर है, किस तरह से उनके रिएक्शंस होते हैं, कैसे कैसे उनका डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे। होपफुली आपको लास्ट लेक्चर समझ आएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं, हम जो कंपाउंड शुरू करने वाले हैं वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज से शुरू करने वाले हैं ना, ग्लूकोज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ग्लूकोज से शुरू करने वाले हैं कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कैसे बनता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देन उसके देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, जब मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, स्पेसिफिकली जब मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, तो ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर होता है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसी है ग्लूकोज की, देखो ग्लूकोज की प्रिपरेशन। जब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं तो प्रिपरेशन एक बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग सुक्रोज खाते हैं, शुगर खाते हैं ना। शुगर को जब आप हाइड्रोलिसिस करो, शुगर का जब आप हाइड्रोलिसिस करो तो वहां से आपको ग्लूकोज मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। सुक्रोज का आपने क्या, हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस सुक्रोज का किया आपने। ठीक है, ठीक है, जब आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज का जो जनरल फॉर्मूला है वो है C12H22O11। ठीक है, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी C6H12O6। ठीक है, तो ये चीज मिलती है आपको जब सुक्रोज को आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिलता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। अब इसमें एक खास बात है जो जाननी जरूरी है। क्यों जाननी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के नीट के पेपर में आया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों ने फिर भी गलती करी। जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। कौन सा ग्लूकोज मिलेगा, यहां पर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक ग्लूकोज का अल्फा स्ट्रक्चर होता है, एक बीटा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बट ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ठीक है, तो सुक्रोज, किसी भी मीठी चीज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगी, जीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा, जीएफ। ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगा। अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर का हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, तो सुक्रोज को कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि आपके पास फ्रक्टोज मिल रहा है, यहां पर मेरे को सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। तो सिर्फ ग्लूकोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्लूकोज करने के लिए सिर्फ ये किया जाता है कि यह रहता है स्टार्च, ये आता है स्टार्च, या फिर सेलुलोज भी ले सकते हैं। स्टार्च या सेलुलोज दोनों में से कुछ भी ले लिया गया। और स्टार्च और सेलुलोज को कई लोग बोलते हैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, लेकिन हाइड्रोलिसिस जनरली नहीं निकलता। यहां पर होता है एंजाइमेटिक एक्शन। और एंजाइमेटिक एक्शन कैसे होता है, पहला यूज किया जाता है डायस्टेस। ठीक है, वो बनाता है माल्टोस, और माल्टोस को फिर माल्टेस के थ्रू पास किया जाता है। तो दो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो एंजाइम्स हमारे लिए काम के नहीं है, बिकॉज हम यहां केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी नहीं। एंजाइमेटिक एक्शन आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, बायो में पढ़ोगे, लेकिन हम यहां पर सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो यहां पर जनरली ये बोला जाता है कि हाइड्रोलिसिस करते, तो कई बुक्स में आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें और अगर बायो ध्यान से पढ़ी हो तो वहां पर दो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, डायस्टेस एंड माल्टेस। दो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं दो डिफरेंट स्टेप्स में। पहला डायस्टेस यूज किया जाता है, दूसरा माल्टेस यूज किया जाता है। ठीक है, दो डिफरेंट स्टेप्स में यूज किए जाते हैं। जब ये दोनों एंजाइमेटिक एंजाइम्स यूज किए जाते हैं तो आगे चलकर आपको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। आगे चलकर आपको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च का जो जनरल फॉर्मूला है, वो स्टार्च का जनरल फॉर्मूला है आपका C6H10O5 का पॉलीमेरिक फॉर्म। क्या का पॉलीफेरिक फॉर्म, C6H10O5 का पॉलीमेरिक फॉर्म। और यहां पर हाइड्रोलिसिस करके आपको क्या मिलता है, C6
H12O6, ठीक है। तो these are the two methods from which glucose can be prepared. The best method is starch. Why starch is best method? क्यों? क्योंकि starch से ना आपको सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है, जबकि सुक्रोज से आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल रहा है। तो यहां पर बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ, अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सा हो ग्लूकोज को, तो आप क्या बोलोगे? स्टार्च, क्योंकि सिर्फ स्टार्च सिर्फ क्या दे रहा है? ग्लूकोज, जबकि यहां पर क्या दे रहा है? सुक्रोज, और सुक्रोज क्या दे रहा है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी यहां पर कुछ फीचर फैकल्टीज, मतलब कुछ लोग बोलते हैं यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है बट वो केमिस्ट्री के टर्म्स में हो रहा है। अगर आप बायो के टर्म्स में जाओगे ना, तो वहां पर क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्शन। क्या हो रहा होगा? एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा होगा, है ना। क्या हो रहा होगा? एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा होगा। और एंजाइमेटिक एक्शन मतलब क्या है? कि एंजाइम्स यूज कर रहे हैं, और कौन से एंजाइम्स यूज कर रहे हैं? डायस्टेस एंड माल्टेस। याद नहीं करना है, ठीक है। नहीं पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में तो नहीं पूछा जाएगा, अगर बायो में इंपॉर्टेंस है तो बायो में आप इसको याद रख सकते हैं। तो दीज आर द टू मेथड्स फ्रॉम विच यू कैन प्रिपेयर ग्लूकोज। ग्लूकोज को इन दो मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हो, और ये बहुत ही सही मेथड है प्रिपरेशन फॉर ग्लूकोज, ठीक है। चलिए, देखिए, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे हम यहां पर, हम जो जरूरी बात करेंगे वो करेंगे एविडेंसेस की। ग्लूकोज का जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कैसे बताया कि यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एविडेंसेस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एविडेंस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एविडेंसेस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे हमने बताया, ठीक है। पहला, फर्स्ट एविडेंस, सबसे पहली चीज हमें उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना जरूरी है। एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं निकलेगा तो हम कैसे बता पाएंगे ग्लूकोज क्या स्ट्रक्चर है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट। मोल का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। मोल में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर हम किसी चीज को ऑक्सीडाइज करें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो वो CO2 और H2 देगा। कंबशन करूंगा तो CO2 और H2 देगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? CO2 का वेट नाप सकता हूं, H2 का वेट नाप सकता हूं, और उसके थ्रू मैं ना देख सकता हूं कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, और उसके बेसिस पे मैं क्या निकाल सकता हूं? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ग्लूकोज को लिया, मैंने कुछ ग्लूकोज को लिया, ठीक है, और उसका कंबशन करवाया, ठीक है। उसका क्या कराया मैंने? कंबशन, ठीक है। ग्लूकोज को लिया और उसका मैंने करवाया कंबशन, ग्लूकोज को लिया उसका मैंने करवाया कंबशन, ठीक है। और जब मैं उसको कंबशन करवाता हूं, ग्लूकोज का कंबशन करवाता हूं, तो मेरे को मिलेगा CO2 और H2। इसके थ्रू मैं अमाउंट ऑफ CO2 और H2 निकाल सकता हूं। और जब मेरे को कार्बन का कंटेंट पता चल गया, हाइड्रोजन का कंटेंट पता चल गया, तो मैं इसका जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके बेसिस पे निकाल पाऊंगा। और जब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल पाऊंगा तो मैं क्या बता पाऊंगा कि ग्लूकोज का एक स्पेसिफिक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज का एक स्पेसिफिक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकला था ग्लूकोज का? वो निकला था C6H12O6, ठीक है। दिस वाज द एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट वाज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द कंबशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और थ्रू मोल कांसेप्ट, जो हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं कि हमने इसका वेट निकाला, कार्बन कितना है, हमने हाइड्रोजन कंटेंट निकाला और उसको इसमें फिट कर दिया और हमें आंसर मिल गया। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहला कांसेप्ट क्या था कि मोल कांसेप्ट के थ्रू हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। पहला कांसेप्ट क्या था? हमने मोल कांसेप्ट के थ्रू एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है एविडेंसेस। कैसे बताएंगे कि कैसा है? तो पहली चीज कि ये स्ट्रेट चेन में, जो पूरा कार्बन चेन है वो स्ट्रेट चेन में है, वो कैसे बताएंगे? उसके लिए हमने एक रिएक्शन किया। वो रिएक्शन क्या था? देखो, हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास CHO है, ठीक है, हमारे पास है CHO है, और नेक्स्ट हमारे पास है CHOH होल 4, ठीक है, और CH2OH। इनके भी एविडेंसेस दूंगा मैं, इन सब के एविडेंसेस मिलेंगे। OH के यहां पर आपको ये OH है, इसके भी एविडेंसेस, प्राइमरी है, OH के भी एविडेंसेस और CHO के एविडेंसेस। फॉर द टाइमिंग अभी मैं पहला एविडेंस दे रहा हूं कि लीनियर चेन में, लीनियर चेन के लिए हमने क्या किया? हमने इसका रिएक्शन करवाया HI से, HI हीट। Now, HI heat is a very strong reducing agent। क्या है? बहुत ही strong reducing agent है, और ये क्या करता है? इसको reduce करके ना, इसको एल्केन में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल को भी और एल्डिहाइड को भी। आप ध्यान रखना, यहां पर आपकी ऑर्गेनिक बहुत काम आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये रिएजेंट्स पढ़े होंगे। तो HI क्या है? HI is a very strong reducing agent। वो क्या करेगा? वो एल्डिहाइड को भी और एल्कोहल को भी रिड्यूस करके किसमें बना देगा? वो पहुंचा देगा एल्डिहाइड और एल्कोहल को एल्केन में। जब वो एल्केन में पहुंचाएगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो,
दिस विल बी द स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हम एन-हेक्सेन। इसको क्या बोलते हैं हम? एन-हेक्सेन। इसको बोलते हैं हम एन-हेक्सेन। तो हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया जहां पर हमने ये देखा कि हमें एन-हेक्सेन मिल रहा है। एन-हेक्सेन तभी मिल सकता है जब ये सारे के सारे कार्बन क्या हो? एक लाइन में हो। ये जो कार्बन स्केलेटन है वो एक लाइन में हो, क्योंकि अगर कार्बन स्केलेटन एक लाइन में नहीं हुआ तो मेरे को यहां पर एन-हेक्सेन नहीं मिलेगा, मेरे को यहां पर एन-हेक्सेन नहीं मिलेगा। तो एन-हेक्सेन मिला, इसका मतलब ये था कि जो कार्बन स्केलेटन था, ये पूरा का पूरा कार्बन स्केलेटन था, ये एक स्ट्रेट लाइन में था, और उस स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से जब HI ने इसको रिड्यूस किया तो रिड्यूस करने की वजह से क्या हुआ कि ये क्या मिला हमें? एन-हेक्सेन मिला, और ये स्ट्रेट लाइन का कार्बन चेन मिला। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो इस तरह से पहला हमने क्या देखा? कंबशन से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला, फिर हमने HI किया, और HI को जब हमने इससे रिएक्ट किया तो उसने स्ट्रेट चेन दी। स्ट्रेट चेन से हमने दिमाग लगाया कि जितने भी कार्बन स्केलेटन है वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं, वो एक लाइन में लाई कर रहे हैं, इस तरह से लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे को कभी भी स्ट्रेट चेन नहीं मिलती, कभी भी स्ट्रेट चेन नहीं मिलती। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात होगी आपकी किसकी? ये बात होगी आपकी आपके, हमने देखा कि स्ट्रेट चेन में लाई करता है। अब बात आती है कार्बोनाइल को। कार्बोनाइल को कैसे टेस्ट करेंगे? तो कार्बोनाइल की टेस्टिंग के लिए थर्ड जो एविडेंस दिया उसने कार्बोनाइल की टेस्टिंग के लिए, उसने क्या किया कि जो हमारा एल्डिहाइड था, मतलब जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज को उसने रिएक्ट करवाया। देखो, ग्लूकोज को उसने रिएक्ट करवाया ग्लूकोज से, ग्लूकोज को उसने रिएक्ट कराया दो कंपाउंड से। ठीक है, कौन कौन से? पहला था हाइड्रोक्सिलअमीन, पहला था हाइड्रोक्सिलअमीन, और ये तुमने किया होगा, ये ऑर्गेनिक में क्या होगा? हाइड्रोक्सिलअमीन। और दूसरा था HCl, दूसरा था HCl। ठीक है, तो दो कंपाउंड से रिएक्ट करवाया, पहला था हाइड्रोक्सिलअमीन, दूसरा HCl। अब हाइड्रोक्सिलअमीन क्या करता है? जो OH नाइट्रोजन के साथ H कनेक्टेड है वो इस O के साथ भाग जाता है और H2 रिलीज कर देते हैं। तो यहां से H2 रिलीज होता है। मैं मैकेनिज्म नहीं पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। होपफुली आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में इसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहां पर H2 रिलीज हो जाता है और यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, कार्बन नाइट्रोजन OH, H CH OH 4 CH2OH। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है और दिस इज नोन एज ऑक्साइन, दिस इज नोन एज ऑक्साइन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल अमीन क्या करता है? ये O को निकाल देता है, H2 रिलीज कर देता है और इस तरह से ऑक्साइन बना देता है। ठीक है, अच्छा सेकंड HCl का रिएक्शन। अब HCl का जब रिएक्शन होगा तो ध्यान से देखो, CN पे माइनस चार्ज होगा, H पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जो ये माइनस चार्ज है, जो ये माइनस चार्ज है, ध्यान समझना, जो मेरा ग्रुप है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, नीचे। अब ये जो Cn का माइनस चार्ज है इस पे रिएक्ट कर, इस पे अटैक करेगा, और जो O है ये ऊपर की तरफ, इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज जाएगा, और यहां पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये H के साथ बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा जब H के साथ क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो, ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंपाउंड बन जाएगा जहां पर Cn ने, देखो Cn ने किसके साथ अटैक किया? कार्बन पे अटैक किया, तो कार्बन वाला जो ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड था वो पाइप यहां चला गया, और जो H था उसने उसको बैलेंस कर दिया। अब जब ये बैलेंसिंग हुई, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, इस कंपाउंड को हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? साइनोहाइड्रिन। कंपाउंड को बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो हमें साइनोहाइड्रिन मिल गया। और जब हमें साइनोहाइड्रिन मिला तो हम ये बता पाए कि देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड जब तक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये क्या है? साइनोहाइड्रिन है। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंस है? इसकी प्रेजेंस से हमें पता चला कि यहां पर क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड। इसकी प्रेजेंस से हमें पता चला इसमें क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं होता तो ना ही ऑक्साइन बनता, ना ही साइनोहाइड्रिन बनता। तो यहां से क्या डिड्यूस किया? इन दो रिएक्शन से क्या डिड्यूस किया कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। पहले वाला क्या था? HI से हमने डिड्यूस किया था स्ट्रेट चेन है, यहां से हमने डिड्यूस किया कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, अब फोर्थ में क्या था? फोर्थ में मैंने क्या यूज किया? फोर्थ में यूज किया गया CHO। ठीक है, और CHO का रिएक्शन इसने करवाया, ठीक है, ये था इसका रिएक्शन किसने कराया? Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ।
अब ब्रोमीन वाटर जो है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर पाएगा लेकिन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बना देगा COOH, ठीक है, CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां गया, इसका नाम है, देखो इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। इसका एक जनरल तरीका दिखाता हूं कि अगर एल्डोस है कोई, एल्डोस मतलब एल्डिहाइड वाला कोई कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड वाला कोई कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको अगर मैं Br2 से रिएक्ट करवाऊंगा तो बनाएगा एल्डोनिक एसिड। क्या बनाएगा? एल्डोनिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाला कार्बो, एल्डोस मतलब एल्डिहाइड, ओस मतलब कार्बोहाइड्रेट, एल्डी मतलब एल्डिहाइड, ओस मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो एल्डोस है, उसको अगर मैं Br2 किससे रिएक्ट कराऊंगा? Br2 या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, Br2 से रिएक्ट कराऊंगा, क्या बोलेगा? एल्डोनिक एसिड। तो यहां पर क्या हुआ? इसने इसको ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीडाइज करके बना दिया COH। अब यहां से हमें पता चला कि यहां पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि अगर कीटोन होता तो क्या वो ऑक्सीडाइज होता? नहीं, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता था। विच मींस हमें यहां से एक कंफर्मेशन मिली कि यहां पर क्या है? एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कि कैसा ग्रुप है? एक एल्डिहाइड का ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप तो हमें यहां से कंफर्म हो गया था, बट कार्बोनाइल ग्रुप दो हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड हो सकता है और साथ में कीटोन भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहां से कंफर्मेशन मिलनी शुरू हो गई कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है? सॉरी, ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? एल्डिहाइड का ग्रुप है। वो कैसा ग्रुप है? एल्डिहाइड का ग्रुप है ना, ठीक है। ये बात समझ आती है? ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहां पर एक और रिएक्शन की। देखो चार रिएक्शन हो गए, अब पांचवा रिएक्शन, ठीक है। हमने यहां पर यूज किया CHO, ठीक है, आपका अगेन CHOH होल 4। अब देखो यहां पर हमें एक चीज तो पता चल चुकी है और एक चीज डेफिनेटली कार्बोनाइल ग्रुप है। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो बाकी क्या है? तो प्राइमरी अल्कोहल के टेस्ट के लिए, प्राइमरी अल्कोहल के टेस्ट के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यूज करूंगा HNO3। HNO3 is a very strong oxidizing agent. HNO3 is a very strong oxidizing agent. तो जब HNO3 काम करता है तो HNO3 क्या करता है? वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में एसिड में कन्वर्ट कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में। तो यहां पर HNO3 क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसको भी एल्डिहाइड तो करेगा, साथ में प्राइमरी अल्कोहल को भी कर देगा। जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा COOH, CH2, CHOH होल 4 COOH। इस एसिड का नाम है ग्लूकैरिक एसिड। क्या नाम है इसका? ग्लूकैरिक एसिड। याद नहीं करने नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से हो रहा है ग्लूकैरिक एसिड, ठीक है। तो इसने क्या किया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो यहां से हमें कंफर्मेशन मिली। वो कन्वर्शन कहती है कि हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो हमें कार्बोनाइल का, एल्डिहाइड का प्रेजेंस के बारे में पता चला, फिर हमें प्राइमरी अल्कोहल के प्रेजेंस के बारे में भी पता चल गया इस रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। अब यहां पर और भी तो OH हैं, इनका कंफर्मेशन कैसे लगा? इनके कंफर्मेशन के लिए देखते हैं हमने क्या किया। देखो इनके कंफर्मेशन के लिए क्या किया गया वो देखो, कि ये जो और अल्कोहल है वो कैसे कंफर्म किया गया वो देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। एक चीज समझते हैं पहले, तो यहां पर यूज किया गया एनहाइड्रेट। तो CHO, CHOH, CH2OH, ये था हमारे पास। यहां पर यूज किया हमने एसिटिक एनहाइड्रेट AC2O, ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में। अब एसिटिक एनहाइड्रेट क्यों यूज किया ये समझो। देखो जब मैं एसिटिक एनहाइड्रेट होता क्या पहले देख लो, CH3 CO CH, ठीक है। जब ये एसिटिक एनहाइड्रेट का रिएक्शन हम
अल्कोहल से करवाते हैं, जब एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन अल्कोहल से करवाते हैं तो हमें मिलता है एस्टर। क्या मिलता है हमें? एस्टर प्लस एसिड, एस्टर प्लस एसिड। ठीक है, हमें क्या मिलता है? एस्टर प्लस एसिड। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां से ये वाला पार्ट, कोई एक पार्ट H के साथ चले जाता है, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट इसके साथ हो जाता है। तो जब बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका CH3COOR प्लस CH3COOH। ठीक है, मैकेनिज्म होपफुली आप लोगों ने कर रखा होगा अल्कोहल्स वाले पार्ट में, बस मैं आपको जनरल तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एस्टर प्लस एसिड बनता है जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, यहां पर क्या है आपके पास? OH है। अब OH है तो OH एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ उसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो कैसे रिएक्ट करेगा? जितने OH हैं सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? देखो, CHO CHOAC 4 CH2OAC इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा पेंटा एस्टर, ये बोलेंगे बन जाएगा आपका पेंटा एस्टर। क्या बन जाएगा? पेंटा एस्टर। देखो 5 एस्टर्स हैं तो बन जाएगा पेंटा एस्टर, आपका पेंटा एस्टर बन गया। और साथ में आपको 5 एसिटिक एसिड मिल जाएंगे, 5ACOH। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है जहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि देखो 5 अगर ACOH निकल रहे हैं तो मेरे को कंफर्मेशन कि यहां पर 5 OH होंगे। ठीक है, और एक कार्बोनाइल है, तो अगर एक कार्बोनाइल है 5 OH है तो इससे कंफर्मेशन क्या हो जाता है कि कुछ जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो हमने एविडेंसेस लिए हैं, जो हमने रिएक्शंस किए हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा जहां पर एक स्ट्रेट चेन कार्बन चेन होगी जिसमें डिफरेंट OH और डिफरेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है ना, ये बात समझ आती है? ठीक है, तो दिस कंफर्म्स कि यहां पर क्या है? 5 OH है, 5 OH कंफर्म करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 5 OH नहीं होते तो 5 ACOH नहीं बनता। ठीक है, ये तो सिंपल से बात है, 5 अमाउंट ऑफ ACOH नहीं बनता। दूसरा, आपके पास ये भी रिएक्शन नहीं होता, ये भी रिएक्शन सही से पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये चीज कंफर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर था वो कंफर्म किया, जहां पर हमने ये बोला कि यहां पर एक स्ट्रेट कार्बन चेन होगी। उस स्ट्रेट कार्बन चेन में आपके पास CH2OH होगा सबसे नीचे पे, सबसे ऊपर एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक कार्बोनाइल है जो एल्डिहाइड, और बीच में 4 OH है। ये बात समझ आती है? बस क्लियर? ठीक है, चलो। So these were the evidences given by different scientists proving that what is the structure of glucose. Glucose का जो structure था उसको prove करने के लिए ये different evidences scientists ने दी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट आए, इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसके लिए एक साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट का नाम था फिशर। उन साइंटिस्ट ने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई डिफरेंट कार्बन देख के। ठीक है, अब हमें वो चीज देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे बताई, हमें बस एक स्पेसिफिक चीजें देखनी है। वो चीजें क्या है कि स्ट्रक्चर कैसा था। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि सबसे टॉप पे एल्डिहाइड था, नेक्स्ट वाले में राइट हैंड साइड पे OH और लेफ्ट हैंड साइड पे H। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे OH और राइट हैंड साइड पे H, नेक्स्ट वाले में OH राइट हैंड साइड, H इधर, नेक्स्ट वाले में OH राइट हैंड साइड, H इधर, और सबसे आखिरी वाला तो CH2OH है तो उसमें राइट हैंड साइड आएगा। कुछ इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बताया कि यहां पर इसको छोड़ के बाकी सारे OH राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहां पर ये कार्बन देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, ये वाला 4 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन। हमारे पास कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो उसने बोला इसमें 4 कायरल कार्बन है और 4 कायरल कार्बन ये मतलब इस तरह से होंगे। अगर 4 कायरल कार्बन है तो कितनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं? तो आपने पढ़ा है कि 2n होती है वैल्यू, कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कितनी हो सकती हैं? 2n टाइम्स हो सकता है। तो 2n मतलब कि जितने कायरल कार्बन n इक्वल्स टू कायरल कार्बन, कितना हो जाएगा? 16 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। 16 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं इसमें, है ना? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, 16 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। ठीक है, 2n वैल्यू होगी, 16 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। तो ग्लूकोज का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया जहां पर फिशर ने बोला कि ये कुछ स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कार्बन ये है, कार्बन 2 ये है। ठीक है, कार्बन 3 जो है उसमें जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है, बाकी सारे कार्बन में जितना OH है वो राइट हैंड साइड पे लाई करता है। और इस तरह से आप इसको फिशर प्रोजेक्शन को देख सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन दिया गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपको मिला। ठीक है ना, अच्छा अब बात आती है यहां पर खास बात, हमने कुछ
और टेस्ट किए कार्बोनाइल के, और जो ग्लूकोज था वो टेस्ट नहीं दे पाया। कौन कौन से टेस्ट थे देखो। पहला टेस्ट जो हमने ग्लूकोज का किया वो क्या, 2,4-DNP, 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, डाइनाइट्रो हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखो। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जब से कार्बोनाइल से रिएक्शन होता है, मान लीजिए हमारे पास कार्बोनाइल है, ठीक है, जब इसका फ्री कार्बोनाइल से रिएक्शन होता है तो यहां से H चला जाता है, और ये जो कार्बन है इसके साथ अटैच हो जाता है, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है निकल जाता है, यहाँ पर H2 निकल जाता है, वो अटैच हो जाता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कलर मिलते हैं, एक मिलता है रेड, एक मिलता है ऑरेंज, एक मिलता है येलो। ये 3 टाइप ऑफ कलर्स मिल सकता है, रॉय, रेड, ऑरेंज और येलो। तो जब भी डीएनपी का रिएक्शन किसी कार्बोनाइल से हो तो आपको क्या मिलेगा, रेड, ऑरेंज और येलो मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये डीएनपी टेस्ट फेल हो गया। डीएनपी टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, डीएनपी टेस्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, डीएनपी टेस्ट हुआ ही नहीं, इस तरह से हुआ रहे नहीं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट में हमने किया स्किप्स बेस के साथ, स्किप्स बेस के साथ। अब स्किप्स बेस का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको लोगों को बता देता हूं स्किप्स बेस का। वो होता है कुछ इस तरह से, R1 R3 R2, कुछ इस तरह से होता है। ये जो R है, ये एरोमेटिक रिंग्स, बहुत लंबी चौड़ी एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो ये पता चाहिए कुछ इस तरह से जनरल फॉर्मूला होता है। जब इसका रिएक्शन विद कार्बोनाइल होता है तो ये भी रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट देता है, या सॉल्यूशन देता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन देता है, ये भी फेल हो गया। ठीक है, अच्छा, तीसरा NaHSO3 वाला रिएक्शन भी फेल हो गया। ठीक है ना, ये भी फेल हो गया, ये सारे के सारे रिएक्शंस फेल हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर यहां से साइंटिस्ट को आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप तो उसमें प्रेजेंट है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है तो ये रिएक्शंस फेल नहीं होने चाहिए, ये सारे रिएक्शंस होने चाहिए। तो यहां से उसने बोला कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना, इट इज नॉट द सिमिलर स्ट्रक्चर इन अ सॉल्यूशन, ये इस फॉर्म में स्ट्रक्चर रहता ही, ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में स्ट्रक्चर रहता है। अब वो फॉर्म क्या है स्ट्रक्चर का, देखो, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्म कैसा है, देखो देखो, उस स्ट्रक्चर का फॉर्म देखो, देखते जाओ, है ना। फॉर्म कैसा हो स्ट्रक्चर का, देखो हमारे पास क्या था, कार्बन CH2, ठीक है, CH2 CHOH, ठीक है। पहले हम इसको स्ट्रक्चर को ढंग से बना, देखो दिस वॉज द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसने बोला कि इस फॉर्म में रहता ही नहीं, जो हमारा कार्बोनाइल है वो फ्री कार्बोनाइल नहीं है। ठीक है, वो फ्री है लेकिन कुछ रिएक्शंस के साथ फ्री दिखेगा, लेकिन हर बार फ्री नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसने बोला वो इस फॉर्म में नहीं रहता, वो डिफरेंट फॉर्म में रहता है। डिफरेंट फॉर्म में कैसे रहता है, उसने बोला कि यहां पर जो ये O है, ये जो O है, इसके पास जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे। ठीक है, और जब वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये वाला O का जो डबल बॉन्ड है वो उधर जाएगा। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा यहां पर, और यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्चुअल में कुछ ये होगा, एक्चुअल में कुछ स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन के, उसने इधर अटैक किया और ये वाला ऊपर गया, और देखो ये कार्बन, देखो कार्बन 1, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, दिस इज कार्बन 5, दिस इज कार्बन 6। देखो कार्बन 1 वाला क्या हो गया, OH बन गया, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड इधर गया और H ये वाला लेके चला गया, है ना, तो H इधर आ गया। तो इस तरह से कार्बन, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया आपका।
ये स्ट्रक्चर बन गया स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो उसमें ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये इस फॉर्म में स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फ्री फॉर्म में नहीं है कार्बन है, और अगर फ्री फॉर्म में नहीं है तो फिर क्या होगा, आप डीएनपी टेस्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरा चीज, क्यों यही बनेगा, क्योंकि बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। कैसी मेंबर्ड रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अगर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, इट इज वन ऑफ द स्टेबलेस्ट रिंग्स, इट इज वन ऑफ द स्टेबलेस्ट रिंग। तो प्रेफर क्या करता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाना प्रेफर करता है क्योंकि उसको एक स्टेबल रिंग मिल रही है, और स्टेबल रिंग मिलने की वजह से उसको क्या बोलता है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग्स हम बनाएंगे। तो यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका नाम रख दिया उसने अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज क्यों रखा, अल्फा ग्लूकोज इसलिए रखा क्योंकि यहां पर जो OH था वो कहां पर आ रहा था, राइट हैंड साइड पे। कहां पर आ रहा था, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। OH कहां आ रहा था, राइट हैंड साइड। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहां पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। देखो अब यहां पर डिफरेंस क्या है, OH यहां वाला OH क्या है, राइट हैंड साइड पे, यहां वाला OH लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका नाम रख दिया इसने बीटा ग्लूकोज, इसका नाम रख दिया इसने बीटा ग्लूकोज, इसका नाम रख दिया इसने बीटा ग्लूकोज। तो हुआ क्या, देखो अब ये अटैक कर रहा है, तो ये जो O है ये कहीं भी जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में हो सकता है। अगर राइट हैंड साइड पे हुआ तो अल्फा ग्लूकोज, लेफ्ट हैंड साइड पे रहा तो बीटा ग्लूकोज। उसका कोई जनरल इंडिकेशन नहीं है, बट इन दोनों रिंग्स को उसने बोला ये दोनों रिंग्स होंगी पायरनोस रिंग्स, पायरनोस रिंग्स, ठीक है। पायरनोस रिंग्स, ऐसी रिंग्स होंगी पायरनोस रिंग्स। पायरनोस रिंग्स क्यों बोला, क्योंकि ये पायरॉन की तरह दिखते हैं, है ना, इस वजह से इसको क्या बोल दिया, पायरनोस रिंग्स, ठीक है। पायरनोस रिंग्स होगी, ये जनरल है, इसको याद ना भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा मॉलिक्यूल सेम है, बस कहां चेंज आ रहा है, कार्बन 1 में चेंज आ रहा है। कार्बन 1 में ये OH है, ये है। तो जब कार्बन 1 में चेंज आता है ना, तो इन दोनों को हम बोल देते हैं एनोमर्स। क्या बोलते हैं हम, एनोमर्स। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, एपीमर्स पढ़ा था। एपीमर्स क्या होता है, जब सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन में चेंज आ रहा हो, सिर्फ एक डायस्टीरियम, 2 डिफरेंट डायस्टीरियमर्स है, उनके एक एसिमेट्रिक कार्बन में चेंज आ रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, एपीमर्स, ठीक है। C2 C3 C4, लेकिन अगर C1 में आ रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनोमर बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम, एनोमर। तो काइंड एक तरीके से एपीमर और एनोमर आर सेम, बस अगर कार्बन 1 पे है तो उसको हम एनोमर बोलते हैं, और बाकी कार्बन पे है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपीमर बोलते हैं। ये बात समझ आती है, बात समझ आती है। और दोनों क्या है, डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म है, दोनों क्या है, डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इसका हम देखेंगे कि इसका साइकिल हॉर्थ स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। चलो अब मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया, पहले मैं दोबारा से वो स्ट्रक्चर बनाता हूं और उसके बाद दिखाता हूं कि हॉवर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो पहले एक जनरल स्ट्रक्चर बीटा और उसका देख लेते, स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, याद कर लेते, एक बार देख लेते स्ट्रक्चर कैसा था। COH, सॉरी CH इधर, OH इधर, ठीक है ना, उसके बाद कार्बन नीचे, OH इधर, H इधर, कार्बन नीचे, OH इधर, H इधर, उसके बाद कार्बन नीचे, OH इधर, H इधर, उसके बाद कार्बन नीचे, O तो नहीं है ना यहाँ पर, है ना, O इधर इस तरह से, और CH2OH, ये कुछ स्ट्रक्चर है। दिस इज बीटा, है ना, क्या है, बीटा फॉर्म है ना, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखो एक रिंग बना लो, ठीक है, पायरन की तरह दिखती है तो इसके से हमने ऑक्सीजन की पायरन रिंग की तरह दिखती है तो हम इसके बोलते हैं पायरनोस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब कार्बन 1 कोई सा भी देखो, अब कार्बन 1 यहां से कंसीडर कर सकते हो, कार्बन 1 यहां से कंसीडर कर सकते हो, कार्बन 1 मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, 5 कार्बन है और एक ये 6th ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब मैं कार्बन 1 को यहां पर कंसीडर करता हूं, दिस इज कार्बन 1, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो अबव है, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या है, अबव है, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या है, अबव है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे OH है तो अबव है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे OH है तो अबव है,
ठीक है, नहीं तो फिर बिलो आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या है, अबव है, नहीं तो फिर बिलो आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला अबव है, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो ये वाला कहां है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, फर्स्ट कार्बन है, तो OH कहां आ जाएगा, OH आ जाएगा ऊपर, H आ जाएगा नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये राइट हैंड साइड पे आ गया, तो OH कहां चला जाएगा, OH चला जाएगा नीचे, H आ जाएगा ऊपर। इसी तरह से बाकी सबको भी कर लेते हैं ना। अब नेक्स्ट ये वाला कहां है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो OH आ जाएगा ऊपर, H आ जाएगा नीचे। उसके बाद नेक्स्ट कहां पर है, OH है, तो OH आ जाएगा नीचे, H आ जाएगा ऊपर, और ये वाला CH2OH क्योंकि हैवी बल्की ग्रुप है तो ऊपर आएगा, और H कहां रहेगा, नीचे। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। याद रखने का तरीका, लेफ्ट है तो अबव रहेगा, लेफ्ट है तो अबव रहेगा, लेफ्ट वाला कहां रहेगा, अबव रहेगा। दिस इज बीटा ग्लूकोज। ये कैसा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज, है ना, कैसा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो बीटा ग्लूकोज कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, जहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे OH है, मतलब बीटा ग्लूकोज में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो OH ऊपर पे रहता है, और राइट हैंड साइड पे तो बिलो पे रहता है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका मैं अल्फा बनाना चाहूं तो अल्फा कैसे बनेगा, देखो, ठीक है। अल्फा में पहला वाला OH कहां आता है, पहला वाला OH राइट हैंड साइड पे आता है, तो यहां पर कहां आ जाएगा, नीचे पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी कहां रहेगा, नीचे पे, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे आता है। थर्ड वाला तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो वो कहां आ जाएगा, OH H, फिर OH H, और फिर CH2OH H, ठीक है। तो फिफ्थ कार्बन पे अगर देखोगे तो फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH2OH और H लगा हुआ है ना, वही CH2OH और H। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा ग्लूकोज, ये हो जाएगा आपका अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो आप हावर्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हावर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको, हावर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आप नॉर्मल साइक्लिक फॉर्म से अलग से बनाते हैं ना, साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं, जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज से डिफरेंट है और कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जहां पर क्या है कि आपका जो ये वाला फर्स्ट कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है उसके OH में डिफरेंस है। देखो फर्स्ट कार्बन यहां पर OH कहां, ऊपर, यहां पर नीचे, तो चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एनोमर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एनोमर्स। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जहां पर बीटा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज इस तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए किसके, ग्लूकोज के। कौन से स्ट्रक्चर्स, हावर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई कि जो ग्लूकोज है वो जनरल सॉल्यूशन में सिंपल लीनियर चेन की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या बनाया था, देखो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये था, यहां पर क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड टूटा और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया जो ऑक्सीजन के साथ बना था, है ना, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड बनना मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड बना, व्हिच मींस जो साइक्लिक फॉर्म है, जो साइक्लिक फॉर्म है इज अ स्टेबलर फॉर्म, ज्यादा स्टेबल है। साइक्लिक फॉर्म में क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म थी उसमें एक पाई बॉन्ड था, और जो साइक्लिक फॉर्म है उसमें एक वो पाई बॉन्ड हटा के क्या बनाया हमने, सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो जो साइक्लिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि साइक्लिक फॉर्म इज मोर स्टेबलर देन द नॉर्मल फॉर्म। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो बस बेटा आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम म्यूटा रोटेशन और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उनके कुछ रिएक्शन देखेंगे, और फिर डाइसैकराइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।